नमस्कार, मैं हूं निजाम पटेल और आप देख रहे हैं टी टॉक। आज हमारे साथ हैं कवि, लेखक, दास्तान गो यानी स्टोरी टेलर और थोड़े से रंगकर्मी मानस भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। आपने कीमती वक्त दिया। मैंने थोड़ा सा रंगकर्मी बोला तो आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि आपने मेरे वक्त को कीमती माना। वक्त बहुत सारा है मेरे पास, और आपके लिए तो आपके साथ तो हर शाम गुजरी है। जी जी, बहुत सारी शामें बहुत गुजरी। सारी शाम गुजरी है जी भैया। तो आजकल क्या चल रहा है? भैया फिलहाल तो मेरी किताब आ रही है, शायद अगले पुस्तक मेले से पहले आ जाएगी। उसका नाम है मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ। हिंदी युग में से आ रही है वो। हाँ। उसकी तैयारी चल रही है। आज सुबह भी उसी का मतलब एडिट करके लास्ट उनको प्रूफ भेजा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया, बहुत हम धन्यवाद। हम बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं आपकी किताब आए और हम लोग उसको पढ़े। आप आपको उसको वो भी करना है भैया, क्या फैलाना भी है लोगों में। फैलाना भी है। हाँ जी। फैलाने में तो हम माहिर हैं। तो आपकी कविताएं कहाँ से जन्म लेती हैं? वैसे तो मैं बचपन से लिख रहा हूँ, 1995-96 से। पर मैं उसको मानता हूँ 2001 में, 29 जनवरी 2001 को हम्म, मेरे पिताजी की मौत हुई थी। जी। तो उसके बाद में 1 फरवरी को मैंने पहली बार कुछ कविता जैसा लिखा था। इसे पढ़ के लोग रो दिए थे। जी। तो पिता की मृत्यु को लिखा, ये नहीं, पर जब लोग रोए तो मुझे लगा ऐसे ही ये तो बड़ी ताकतवर चीज़ है, आप लोगों को रुला सकते हैं। जी। तो मैंने इस तरह से लिखना चालू किया, तो वो करुण रस था। फिर धीरे से एक आध साल बाद, एक दो साल बाद, एक लड़की आई जीवन में, जी। जिसके बारे में अगली कहानी लिख रहा हूँ मैं, जो सुनाने वाला हूँ। वो तो कई आई हैं लड़की, हम नहीं, वो लोगों को पहली थी। मालूम, वो पहली थी। वो पहली थी। उसके लिए कविता लिखना चालू करी। जी। फिर फिर वो चली गई, तो उस बारे में लिखा। जी। फिर जीवन में दूसरे घटनाक्रम होते गए, और पहली बार मुझे छापा था 2005 में मैनुनिसा परवेज जी ने, अच्छा। समरलोक में, जो समर आपके भी लोग। बहुत करीब है। जी जी, मेरे पास बहुत सारी समर लोग हैं। जी जी, 2005 में जो प्रेम के ऊपर विशेषांक निकला था जी। फरवरी में, उसमें जी। मैं पहली बार छपा था। जी जी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें मेरी गजल छपी थी। कविता नहीं। कविता भी थी और गजल भी थी। ये तो रहा कि आपने पिताजी के ऊपर लिखी, अपनी प्रेमिका के ऊपर लिखी। आपने हम जैसे रंगकर्मियों को भी खूब उन पे भी खूब लिखा है। भैया आप साथ में थे, हम लिखते किसके ऊपर है? हाँ। जो साथ में होता है वो देख रहे हैं, वो तो हमें प्रभावित करते ही हैं। आप भी मेरी किसी कविता के किरदार रहे हैं। और लगभग लगभग सारा रंगमंच में जितने भी लोग मुझे मिले, वो किसी न किसी रूप में, देखे अदेखे रूप में, साथ में आते गए कविताओं में। तो रंगमंच का सफर कैसे शुरू हुआ? 2007 या 8 में मैं पहले जो था वो करता था ब्लॉगिंग। उस समय ब्लॉग्स लिखता था मैं। तो 2008 में मुझे साथ में अंशु भाई, जो अलग जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने पढ़ना चालू किया था मुझे, मेरे ब्लॉग्स को। और हेमंत पंजाबी करके मेरे मित्र हैं, वो भी मुझे जानते थे। इस तरह से तो फिर मैंने उस समय अलग जी का एक नाटक देखा था। अ, तो अलग जी का ताम्रपत्र। ताम्रपत्र। ताम्रपत्र देख करके मैंने उस दिन, नहीं, जिसमें जावेद साहब अभिनय करते थे, वो कौन सा था, जावेद जदी अभिनय वाला, वो देखा था मैंने, जिसमें अजय पाल जी थे, जावेद जदी जी थे। उसका नाम दिमाग से उतर रहा है मेरे। तो उसको देख करके मैंने उस दिन शाम को अंशु भाई को मैसेज किया कि भैया मुझे आप लोगों के साथ में शामिल होना है। तो बोला किस चीज़ में? मैंने बोला आपके ग्रुप में। बोला कौन सा, हम आवाराओं वाला ग्रुप या नाटक वाला ग्रुप? तो मैंने कहा था कि भैया नाटक वाले में। तो अंशु भाई ने मुझे बोला कि यार अभी तो हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं चल रहा है। तो भूषण भट्ट जी का प्रोडक्शन चल रहा था, जो लड़े दीन के हेत। तो उसमें मुझे बुलाया था बहुत उन्होंने। ही टैलेंटेड व्यक्ति थे, आप इस दुनिया में नहीं है। नहीं, कोविड में उनका देहांत हो गया। जी। तो उन्होंने मुझे पहली बार, मेरी 2008 की बात है, लड़े दीन के हेत ने मेरी कविता उपयोग करी थी, उसे कंपोज किया था, और उसमें छोटा मोटा रोल भी था मेरा। बहुत सारे नाटकों के गीत लिखे आप लोगों ने। हाँ भैया, बहुत नाटकों के गीत गीत तो लगातार लिख रहा हूँ, और काफ़ी नाटकों के गीत लिखे। आप अ, फेसबुक पे भी लिखते थे और कई बार पिटते पिटते बचे हैं आप। नहीं, कई बार पिटते हुए बचा नहीं, कई बार पिटा भी हूँ। अच्छा। बचा मैं नहीं हूँ। लिखने के बाद में पिटना तो मतलब, मुझे लगता है ये परसाई जी का ये कथन है कि अच्छी कविता से क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। मतलब नहीं, अच्छी कविता से पिटाई मिल सकती है। पिटाई भी मिल हाँ, सकती है। पुरस्कार का तो, अच्छी कविता पुरस्कृत नहीं होगी। हाँ। अच्छी कविता से आप लताड़े जाएंगे,
और आप किसी को धक्का पहुंचाएंगे, क्योंकि सच जो होता है वो तकलीफ तो देता ही है। अभी आपने बहुत तरक्की कर ली है और आप पूरे मध्य प्रदेश और देश के स्टेज पे जा रहे हैं, तो ये बताइए कि गुट्टू भैया ने आत्महत्या क्यों की, क्यों क्यों नहीं की नहीं की? हाँ भैया, उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा बताइए हाँ, उसके दर्शक बारे में बताता हूँ मैं। दर्शकों को मैं बता दूं, गुट्टू भैया ने आत्महत्या क्यों सुसाइड क्यों नहीं नहीं की, सुसाइड क्यों नहीं? सुसाइड क्यों नहीं की, ये शीर्षक है इनकी दास्तान गोई का। और ये पूरे भारत के अंदर लगातार मंचन हो रहा है और हमारे भाई को हर जगह बुलाया जा रहा है, उसके लिए बधाई आपको। तो कहाँ कहाँ शो करा है? भैया उसका शो अभी 7 तारीख को था वर्धा यूनिवर्सिटी में, 8 को नागपुर में था, और IIM में नागपुर में भी था। फिर 3 शो तो ये हो गए, पूना में हुआ है भैया, अहमदाबाद में हुआ है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है, इंदौर में हुआ है, मुंबई में हुआ है, और कई शहरों में हुआ है, मैंने नाम भी। हाँ भोपाल में भी हुआ भोपाल में, हाँ भोपाल में हुए 2 या 3 शोज, जी। और कई शहरों में हो रहे हैं, और अभी भी हैं, काफ़ी सारे शहर में हैं अभी। तो क्या नैनीताल रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अद्भुत मिल रहा है भैया। मुझे कभी पता नहीं था कि मैं अकेला 1.5 या 2 घंटे तक लोगों को सुना सकता हूँ। क्या सुना रहा है उसमें? उसमें करीब मेरी 25 कविताएं हैं और कहानी है। कविताएं झेल लेते हैं लोग? लोग झेल रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है उन्हें। अच्छा कहानी के साथ मिलकर के, वो उनको पता नहीं रहता कि मैं उनको कविता सुना रहा हूँ। अच्छा ये भी बात है। मैं तो बस, उनको ये लगता है कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, वो कविता सुन के लौट आते। जी जी जी। फिर उसमें लोग हंसते रहते हैं, 1.5 घंटे तक हंस रहे हैं, उसके बाद में रोते भी है। तो वो अद्भुत है। मतलब उसे मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में था, भोपाल का इंजीनियरिंग कॉलेज था वो शायद, उसमें एक बंदा मुझसे पूछता है कि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो क्या होता। अब कहानी नहीं रिवील कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई, कहानी है सो कहानी की तरह लो, अपने जीवन में मत लाओ, बस उसके जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ इनको स्वीकार कर लो। जैसे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज वालों ने अभी वहां पर देखा, तो उन्होंने जब शो खत्म हुआ, तो शो खत्म होने के बाद मेरे को रोक दिया कि नहीं और सुनाओ हमें। मैंने बोला भाई, कहानी तो खत्म हो गई, अब मैं कैसे सुनाऊं और। तो मतलब 10 मिनट तक वो जाने नहीं दिया मुझे स्टेज से। वर्धा यूनिवर्सिटी में मेरे से आधे घंटे तक लोगों ने फोटो भी खिंचवाई। अरे वाह। और अभी फिर बुलाया है, फरवरी में वर्धा बुलाया है, नागपुर में फिर एक बुलाया है। कलाकार को यही तो मिलता है, मतलब नहीं, पैसा भी मिल रहा है भैया। ये सब मिल रहा है। और पैसा अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है। हाँ कितने का टिकट बेच लेते हैं आपके स्पॉन्सर? भैया, टिकट जो है मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, पर 500 रुपये मिनिमम तो रहता ही है। 500 का एक टिकट रहता है, 500, 700, 1000 तक गए टिकट। जी जी। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी के बहुत बड़े स्टार सामने जाकिर भाई का प्रोग्राम चल रहा है और बहुत महंगे महंगे टिकट है उनके। तो आजकल कॉमेडी के नाम पे फुहड़ता परोसी जा रही है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? भैया, फुहड़ता तो किसी भी रूप में अच्छी नहीं है, कॉमेडी के नाम पर क्यों। असल में क्या होता है, जब व्यक्ति को सच और हंसाने के लिए फुहड़ता की जरूरत नहीं होती है। हंसाने के लिए आपको सिर्फ सत्य कहना होता है। आदमी का इतना झूठ से घिरा हुआ है कि अगर सच कह दोगे तो आदमी खुद हंसने लगेगा। अच्छा, सही वो ये बात है। तो फुहड़ता किसी भी रूप में अच्छी नहीं है। फिर ये भी दिक्कत है कि हम फुहड़ किसे कहें और किसे नहीं कहें, ये एक बहुत ही फाइन लाइन होगी। एक और किस्सा याद आ रहा है कि आपने तो प्रेम विवाह किया है, लेकिन अरेंज करके किया है। नहीं जब रिश्ता मांगने गए तो लड़की के परिवार वालों ने पूछा कि क्या करता है लड़का, वो थोड़ा किस्सा बताओ आप। अब ये तो आप बहुत ही निजी बात मैं बता देता हूँ। असल में क्या था कि मैं उसके घर गया, तो चूंकि मुझे पूरा भरोसा था कि मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो मैं इसी भरोसे पे गया था कि मैं स्वीकार नहीं किया जाऊंगा। तो मेरे बाल बड़े हुए थे, अभी तो बाल थोड़े छोटे हैं। चप्पल मैंने बहुत ही पुरानी पहनी हुई थी, जीन्स मेरा घिसा हुआ था, मैं नहाया भी नहीं था, ब्रश किया था कि नहीं ये याद नहीं है मुझे। तो मेरे ससुर जी ने मुझसे पूछा कि क्या करते हो, तो मैंने बोला अंकल जी कुछ नहीं, आपकी लड़की की शादी करना है। तो वो शांत हो गए, बोला क्या करते हो मतलब। बोला अंकल जी कुछ नहीं करता हूँ मैं। फिर बोला लिखता विखता हूँ। तो चूंकि उनके पूरे खानदान में सब लोग सरकारी नौकरी करने वाले थे और मैं उनके घर पहुंच गया, तो मुझे बस ये डर बाद में समझ में आया कि मेरे को मार भी सकते थे, मतलब जान से तो नहीं मारते पर पीटते। पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। मैं वापस जाने लगा तो मेरी जो सास जो है, उन्होंने मुझे रोका, रे बेटा पहली बार आए हो, कुछ ऐसे मत जाओ, खा के जाओ। तो अब मुझे अच्छा, मेरी जो होने वाली उस समय पत्नी थी या ना होने वाली थी, उनको पता था उस दिन मेरा पेट खराब है, तो उन्होंने मुझसे पूछा दलिया बना दो तुम्हारे लिए, खिचड़ी।
तो उन्होंने बोला नहीं खिचड़ी तो यार बहुत अजीब बात होगी। तो उन्होंने पुड़िया बनाई मेरी सास ने, और ससुर जी को बोला कि जाओ बाजार से वो कुछ सब्जी ले आओ। हाँ। तो सब्जी जो थी वो पनीर लेके आए। अब मैं जाने लगा तो मैं ज़्यादा पहली बार आया तो लिफाफा दिया। अब मैं हूँ बदतमीज आदमी और मूर्ख भी, तो उन्हें लिफाफा उन्हीं के सामने खोल लिया और उसमें से पैसे तो जो रख लिए और लिफाफा लौटा दिया लिफाफे की क्या जरूरत, मैंने सोचा कि आने जाने का किराया हो जाएगा। हाँ। तो ये मेरे, इसके बावजूद उन्होंने शादी करी, ये उनका बड़प्पन था और मेरी अच्छी किस्मत। यही किस्सा था परिवार के अंदर माँ है, बहन है जी। तो अब तो पत्नी है, बच्चे भी है। जी जी, एक बच्चा है। एक बच्चा है। तो आपकी कविताएं जब पढ़ते हैं वो, तो फिर क्या रिएक्शन आता है? नहीं नहीं, कोई रिएक्शन नहीं आता। मेरा बच्चा तो मेरी कविता पढ़ता भी नहीं है, मुझे रोकता है पढ़ने से अभी वो 3 साल का है, और बीवी तो शुरू से पढ़ती रही है और अभी भी पढ़ रही है। माँ जो है वो भी पढ़ती। मैं इनफैक्ट मेरी जो पहली किताब आ रही है अभी, ये वाली मतलब संपूर्ण वाली, मेरी 2 किताबें ऑलरेडी है, ये तीसरी आ रही है। तो इसमें मैं सोच रहा था कि समर्पण करूंगा, तो अभी लिखा भी नहीं, सबसे पहले बता रहा हूँ। तो मैं समर्पण में लिखने वाला हूँ कि ये जो किताब कविताएं हैं मेरी माँ के लिए, जिसने मुझे कभी किसी काम से नहीं रोका। वो काम भी जो हम बड़े अकेले, नितांत अकेलेपन में करते हैं। तो और कविता उनमें से एक थी। खैर ये मैं ये नहीं पूछूंगा कि एकांत में आप क्या क्या करते हैं। यही मैं भी बोला। हाँ, लेकिन दादाजी शायद साहित्य में थे। नहीं, मेरे नाना जी थे। नाना जी क्या थे, नाना वो थोड़ा बताइए, हाँ, वहीं नाना से जी, शौक उठा। हाँ नाना जी आर डी शर्मा। वो अभी मुझे विजय बहादुर जी ने बताया, ये आलोचक जो है आलोचक बड़े। विजय बहादुर जी, जी। उनके भी सीनियर थे, और हाँ। उन्होंने किताब करी थी जिसमें विजय बहादुर जी का भी लेख था। हाँ। उनकी किताब में नंद दुलारी वाजपेयी के प्रिय शिष्यों में थे मेरे नाना जी। हिंदी आलोचना में पढ़ाए जाते हैं। ये तो रहा रंगमंच और स्टेज वाला। उधर कभी माया नगरी की तरफ रुख किया आपने? हाँ, मैं 2017 तक बम्बई में ही था, और मुंबई में ही था। मुंबई नाम सुनने पे कोई मुझे मारे नहीं, तो तो मुंबई में ही था मैं 2017 तक। और क्या कर रहा था ये मुझे नहीं पता है, समय मैंने बहुत खराब किया है 2010 से 17 तक। और उसी 17 में जो मुंबई में था, भैया के साथ भोपाल में भी रहता था यही था। तो घर तो मेरे पास अभी भी मुंबई में है, कभी कभार जाता भी हूँ। क्या करने जाता हूँ ये मुझे नहीं पता है, और ये कैमरे के सामने खोल भी नहीं सकते बातें। जी जी। कवि के साथ आप किसान भी हैं? हाँ, किसान में प्रॉपर हूँ। खेती करता हूँ, अभी परसों ही खेत पे से आया हूँ, गेहूँ बो के आया हूँ। और किसानी मतलब मुझे लगता है कि खेती जो है हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में करना चाहिए। वो आपको ज़मीन से जोड़ के रखती है, वो असल में उन तकलीफ़ों के बारे में बताती है जो एक आम भारतीय सहन करता है। बाकी सब ये जो कैमरे के आगे की दुनिया है, ये सब बड़ी खूबसूरत दिखती है। खेत, मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी, जो मिट्टी जब हमारे पाँव अंदर धंस जाते हैं, या फिर जब गेहूँ काट क्या पानी काटते हैं ठंडियों की रातों में, तब पता लगता है कि सुई जो चुभती है ठंडी हवा, वो क्या होती है। तो किसानी सबको करना चाहिए मुझे लगता है। हाँ सही बात। अन्नदाता। अन्नदाता और ये सब तो बहुत ही फैशनेबल बातें हैं। सबसे बुरी स्थिति हिंदुस्तान में किसानों की ही है, जिनके लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। मतलब आप ये देखिए कि 2001 में जो पोटास 900 रुपए का आता था, 2001 नहीं 2021 में, आज उसकी कीमत क्या है? डबल के आसपास हो गई है। इस अनुपात में तो यूरिया जो है वो छोटे बोरी कर दी गई है, कीमतें बढ़ गई हैं उनकी। डीएपी जो है मिल नहीं रहा है, यूरिया मिलता नहीं है समय पर। ये बीज जो है कई बार नकली निकल जाते हैं, और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और जो वो है कीमतें हैं अनाज की, जो बेच रहा है किसान, जो आप तक आ रही है वो तो असल कीमत में आपको प्रॉफिट के साथ आ रही है। किसान को तो बहुत कम कीमत पे बेचना होता है मंडी में। आपकी एक वापस आते हैं कविता पे। कभी फेसबुक पे कविता पढ़ी थी कि ये बच्चों को स्कूल में डालना कम उम्र में बच्चों की मासूमियत से खिलवाड़ है या उन पे जुल्म है, ऐसा कुछ था। असल में हमारा एजुकेशन सिस्टम ही अपने आप में खिलवाड़ रचता है। तो आप एक बात बताइए, 3 साल के बच्चे को आप उस पर दबाव बना रहे हो, 4 घंटे के लिए बैठा रहे हो, उससे जो जादू है बच्चे का वो खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है वो जो जादू है बच्चे को मतलब इतना बांध के रखने, उसको ये बताने की आपको जरूरत नहीं बच्चे को ये करना चाहिए, उसे डिसिप्लिन की जरूरत नहीं, बच्चा खुद सीख लेगा समय के साथ में, ऐसा मुझे लगता है।
जैसे मैंने अभी मेरे बच्चे पे एक कविता बहुत वायरल हुई, उसके 2-3 हज़ार शेयर हुए थे कि मेरा 2.5 साल का बच्चा अपने फ़ोन से चिड़िया को फ़ोन लगाता है और कहता है, चिया आओ। ये अलग बात है कि फ़ोन नकली है, ये कमाल बात है कि चिड़िया आती है। वाह। वो मच्छरदानी पे बैठी हुई मक्खी से कहता है, मक्खी सो जाओ। उसके जन्म से पहले हम मक्खी को मार दिया करते थे, आजकल मक्खी से गुजारिश करते हैं, मक्खी सो जाओ। मैंने ये जाना है, चिड़िया मक्खी से भी बात की जा सकती है, चिड़िया को एक ऐसे फ़ोन से पुकारा जा सकता है जिसमें सिग्नल नहीं आते हैं। वाह तो क्या ये जो बात। जादू है, ये मेरे को उसको देख के आया। वो सच में एक मक्खी को बोलता था, मक्खी सो जाओ सोने से पहले। एजुकेशन सिस्टम है ना, उससे ये छीन लेगा। वो बताएगा कि मक्खी सोती नहीं है, मक्खी से हमें बात नहीं करना है। और जादू जो है, कला का जादू, जो बच्चे का देखने का नज़रिया है, वो ख़त्म कर देगा और उसको बना देगा कि भाई ऐसे करो, आपको सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करने जाना है, इसके बाहर दुनिया ही नहीं है। किसी एक तीसरे स्टेट के लिए आप पैसा कमाओगे आप 25 साल की उम्र में। मुझे लगता है कि ये हमारा जीवन इतना सीमित तो नहीं है। अभी तक किन किन बड़े समारोह में कविता के आप जा चुके हैं? बड़े समारोह में भारत भवन में कविता पढ़ी है भैया, जी। साहित्य अकादमी में पढ़ी है, और जबलपुर में पढ़ी, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पढ़ी है, और कॉलेजेस में आईआईटी कॉलेज में पढ़ी, आईआईटी मुंबई में पढ़ी है, आईआईएम नागपुर में पढ़ी थी, और कई कॉलेजेस अब वो तो एकदम से याद नहीं कोई आते। ऐसे बड़े कवि जिन्हें हम लोग मानते हैं, उनका आशीर्वाद मिला? कुछ ऐसी बात जो नहीं, हौसला अफजाई की? मुझे लगभग देश के सभी कवियों ने सी हौसला अफजाई मिली है। मतलब कि राजेश जोशी, कुमार अम्बुज जी, अ, इधर एक का नाम मंगलेश डबराल, उनका देहांत हो गया। जी। आलोक धनवा जी से कई बार फ़ोन पे बहुत बात होती है, और राजेश जोशी जी के तो किसी भी समय उनके घर जा सकते हैं, अम्बुज जी के साथ भी। और मंगलेश जी अपने ही रहे, उनका बहुत प्रेम मिला। और काफ़ी सारे कवि हैं, मतलब नाम एक का गीत चतुर्वेदी, उन्होंने अभी मेरे को बताया था कि भाई अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 साल है, 40 साल के तुम हो रहे हो, 15 साल में जो करना है कर डालो। गीत जी ने कहा था अभी। मैंने उनकी भी उम्र पूछी थी, आप कितने के हो? जी। तो हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि एक कवि को बुलाया, इतनी तारीफ और इतनी बात हो गई है, लेकिन कोई कविता नहीं सुनी। नहीं, मैंने आपको भी सुनाई थी। हाँ, कविता थी। हाँ। एक जो मेरी किताब जिस नाम पर है, हाँ वही सुनाता हूँ। जी। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो बहुत पढ़ती है, कविताओं पर बातें करती है। ये वही लड़की है जो जूते में चाकू रख के चलती है। वो सिगरेट के छल्ले बनाती है, दारू की बोतल कोहनी मार के खोल देती है। वो बहुत गालियाँ बकती है और हनुमान चालीसा भी पढ़ती है। वो बड़ी बड़ी बातें करती है, चौराहों पर लड़ती झगड़ती है, और कमरे में अंधेरे से डरती है। उसे बाइक चलाने का शौक है, हाँ, पर कभी कभी उससे किक नहीं पड़ती है। वो बहुत कठोर है, ऐसा वो कहती है। वो बहुत मासूम है, ऐसा मुझे लगता है। वो बहुत प्यारी लगती है जब वो बाल पीछे करती है, और उससे भी ज़्यादा जब वो चिल्ला क्या करती है। वो कहती है वो मुझसे प्यार नहीं करती है। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो सिर्फ वो लड़की है। साहब, वो एक लड़की है। साहब, मैं उसे जानता हूँ, और इससे ज़्यादा दुनिया में क्या खूबसूरत हो सकता है। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ। वाह क्या बात है। धन्यवाद भैया। तो क्या हिंदी तक सीमित है या उर्दू में या किसी अन्य भाषा में कुछ कहा? मेरी कविताओं के अनुवाद हुए हैं। कविता के अनुवाद नेपाली में हुआ है, पंजाबी में हुआ है, अंग्रेज़ी में हुए हैं। मैं तो हिंदी तक सीमित हूँ। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद भैया। आपने बहुत फालतू समय हमें दिया। धन्यवाद भैया। है ना? जी धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया भैया। तो ये थे हमारे छोटे भाई और दोस्त मानस भारद्वाज। अगले वीडियो में किसी अन्य हस्ती से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।